देवियों और सज्जनों, युवानों और युवतियों, आपका स्वागत है। पहले वीडियो में जो आपका प्यार बरसा है, बहुत बहुत आपका उपकृत हो। उसी प्यार ने मुझे फिर से ये वीडियो बनाने की प्रेरणा दी है। एम्ब्रोसियन मल्टीमीडिया प्रस्तुत हेल्दी न्यूज टॉक शो में आपके सामने फिर से रूबरू हूँ। मैं आपका डॉक्टर रोशन मनोहर भिवावरकर, MBBS MS FSOG FMAS एब्डोमिनल और पेल्विक लेप्रोस्कोपिक सर्जन, नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का विषय है कोरोना के इलाज का खर्चा। कोरोना जो आज बीमारी चल रही है, ये जो संक्रमण चल रहा है, इसके इलाज में क्या खर्चा होता है अगर हम निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में एडमिट होते हैं तो। इस विषय को लेने की एक खास वजह है। खास वजह ये कि जब से प्राइवेट अस्पताल में सरकार ने कोरोना के मरीज भर्ती करने की परमिशन दी है, तब से ये कंप्लेंट्स बढ़ गई है कि अस्पताल ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। चलो इस विषय पे बात करते हैं, थोड़ा प्रकाश डालते हैं और देखते हैं हो क्या रहा है। हम सभी जानते हैं जब कोरोना मार्च महीने में हमारे देश में आया, तब मरीज कुछ उंगलियों पे गिनने लायक थे। हम लॉकडाउन में एंटर हुए और उन मरीजों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में हो, ये सरकार के निर्देश थे। धीरे धीरे लॉकडाउन फेज बाय फेज कम होता गया, मरीज बढ़ते गए और आज की स्थिति यह है कि पर डे 61,000 के आसपास मरीज हमारे भारत देश में आ रहे हैं, जो कि पूरे दुनिया में सब में ज़्यादा पर डे काउंट है। अब ये चलते हुए सरकार ने ये परमिशन दे दी कि कोरोना का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी किया जाए। प्राइवेट अस्पताल में कोरोना का इलाज शुरू हो गया। सरकार के प्रशासन के अलग अलग एजेंसीज ने प्राइवेट अस्पताल का सर्वे किया। जो अस्पताल इलाज कर सकते हैं, जो अस्पताल इलाज करने में सक्षम है, उन्हें इलाज की परमिशन दी गई और कोरोना के पेशेंट सरकारी अस्पताल से लेकर तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने लग गए। अब इसमें ये हुआ कि शुरुआत में तो सब चीज़ें ठीक रही, लेकिन अब कंप्लेंट्स बढ़ने लग गई। कंप्लेंट्स ये आने लग गई कि प्राइवेट अस्पताल कोरोना के पेशेंट से मनमाने पैसा ले रहे हैं और ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। कल ही एक अस्पताल को निर्देश दिए गए कि आपने जो 12 पेशेंट कोरोना के 12 पेशेंट को ओवर चार्जिंग किया है, वो पैसा 2 दिन के अंदर आप लौटाइए, अन्यथा आप पे कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही बाकी अस्पताल को भी नोटिस गए हैं। मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि व्यक्ति विशेष या अस्पताल विशेष से हमें बात नहीं करनी है। हमें बात करनी है हमारे जनमानस की और सिस्टम की। तो ये ओवर चार्जिंग हो क्या रहा है? देखिए, जब कोरोना आया लिमिटेड पेशेंट्स थे, पेशेंट्स बढ़े, सरकार पे दबाव बढ़ा, सरकार ने निजी अस्पताल को परमिशन दी, सर्वे किया, पेशेंट्स एडमिट होना शुरू हो गए। यहाँ तक ठीक है। अब हिंदुस्तान में जो निजी अस्पताल है, वो अस्पताल के बिलिंग स्ट्रक्चर्स यूनिफॉर्म नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। एक बीमारी का एक अस्पताल अगर 10,000 में काम करता है, वही अस्पताल दूसरे बीमारी को लेकर अलग पैसे लेता है। यहाँ तक तो ठीक है, बीमारी अलग पैसा अलग, लेकिन सेम बीमारी के अलग अलग अस्पताल में अलग अलग बिलिंग होती है। डॉक्टर की फीस 500 से रुपये लेकर 2,000 रुपये तक, ऑपरेशन थिएटर के खर्चे अलग अलग, रूम के चार्जेस अलग अलग। तो हर अस्पताल की अपनी एक निजी बिलिंग सिस्टम है जिसके तहत वो बिलिंग करता है, और ये यूनिफॉर्मिटी हमारे हिंदुस्तान में नहीं। इसको लेकर अब ये चर्चा थी कि जब सरकार ने निजी अस्पतालों को कोरोना का इलाज करने की परमिशन दे दी, ऑलरेडी जनता लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल क्रंच में है, तो निजी अस्पताल के बिल जनता चुकाएगी कहाँ से? इसमें निजी अस्पताल में 2 टाइप के पेशेंट जाते हैं। एक पेशेंट वो जो पेशेंट का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, जिनके पैसे इलाज के पैसे इंश्योरेंस कंपनी देती है। दूसरे वो जो अपने जेब से पैसा भरते हैं। अब सरकार पे ये दबाव था कि लॉकडाउन की स्थिति में जहाँ पे देश ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच से लड़ रहा है, वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर खर्चे कम कैसे किए जाए। अब एपिडेमिक एक्ट लग गया। एपिडेमिक एक्ट के तहत सारे अस्पताल, सारी इमरजेंसी सर्विसेज उस एक्ट के अंदर आ गई। 1897 एपिडेमिक एक्ट, 1950 बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट, 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट,
2006 बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट, 2011 इमरजेंसी सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, ये सारे एक्ट लगा दिए गए। अब इन एक्ट लगाने के बाद जितने भी एजेंसीज इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और सारे एजेंसीज जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, सारे अस्पताल, इन पर यह दबाव आ गया कि इनको अविरत अपनी सेवा देना है। पहले तो ऐसा था, मेरा अस्पताल है, मुझे लगा मैं बंद कर दूं, मुझे लगा मैं खुला रखूं, लेकिन अब ऐसा नहीं। ये सारी धाराएं लगने के बाद हर हेल्थ एक्टिविस्ट को, हर हेल्थ पर्सनल को, हर पैरामेडिकल को अपनी सेवाएं देना ही देना है। इट इज़ लाइक अ हेल्थ इमरजेंसी इन द नेशन। ये तो लगा दिया। अब इसके बाद बात आ गई पैसों की, कि अब प्राइवेट अस्पताल अगर अपने हिसाब से बिल लेने लग जाए तो क्या होगा। इसका इलाज सरकार ने ढूंढा। सरकार ने कोरोना के मरीजों के और बाकी डिसीज के भी एक रेट लिस्ट जारी की। ये रेट लिस्ट शहर के हिसाब से, अस्पताल के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। जितना बड़ा अस्पताल उतनी उसकी रेट लिस्ट अलग, जितना छोटा अस्पताल उसके रेट्स कम, शहर जितना बड़ा वहाँ पे रेट ज़्यादा, शहर छोटा तो रेट्स कम, ये जायज़ भी है। अब ये रेट लिस्ट बना के सरकार ने जिला कलेक्टर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और डॉक्टर्स लोगों की जो लोकल बॉडी होती है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनको दे दी और उनको कहा गया कि ये हर अस्पताल को, हर डॉक्टर को दी जाए, ये सामने डिस्प्ले की जाए और आप यही रेट्स ले। अगर इसके ऊपर आप रेट्स लेते हो तो दैट इज ओवर चार्जिंग। तो ये ओवर चार्जिंग यहाँ पे आ गई। सरकार ने रेट्स डिसाइड कर दिए। वो डिसाइड रेट्स के ऊपर अगर कोई अस्पताल चार्जिंग करता है तो दैट इज कॉल्ड ओवर चार्जिंग। अब आते हैं कोरोना पे। कोरोना के भी रेट डिसाइड कर दिए गए। कोरोना के मरीजों की अस्पताल में भीड़ ना मचे, इसलिए ये भी बोल दिया गया कि जो मरीजों को सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है, वो घर पे रह के इलाज कराए। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है तब भी आप घर पे रह के इलाज करा सकते हो। मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स वाले ही पेशेंट अस्पताल में इलाज कराएं, सो दैट एक तो लोगों का पैसा बचे, दूसरा जिनको एक्चुअल में बेड्स की जरूरत है उनको बेड्स मिले। अब ये तो सरकार ने तो उसे दे दिया। इसके बाद हुआ ऐसा कि सरकार ने जो लिस्ट दे दी उसमें रेट्स डिसाइड जो किए गए, उस रेट्स का पालन करने में कहीं ना कहीं अस्पताल चूक गए और इसीलिए कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई। अब ये रेट्स क्या है? ये रेट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, शहर के हिसाब से अलग अलग है, अस्पताल के साइज के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन एक मैं मेरे शहर में, नागपुर शहर में जो रेट्स प्रिवैलिड है वो आपको गाइडेंस के लिए बताता हूँ। बाकी रेट्स की लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, मैं लिंक्स नीचे दे रहा हूँ। मैं लिंक्स में इवन कॉल सेंटर के नंबर्स भी दे रहा हूँ, स्टेट वाइज और नेशनल। वो कॉल सेंटर में आप फ़ोन करेंगे तब भी आपको रेट लिस्ट मिल जाएंगी। इंटरनेट पे रेट लिस्ट अवेलेबल है, लिंकेजेस मैं मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर आपसे कर रहा हूँ। अब हम जानते हैं एक रेट लिस्ट क्या होती है। सरकार ने जो रेट लिस्ट जाहिर की, उस रेट लिस्ट में सरकार ने सीधे सीधे बोला, मैं मेरे शहर की बात कर रहा हूँ, कि आप अगर कोरोना का पेशेंट एडमिट करते हैं और उसको वार्ड में या रूम में रखते हैं तो उससे आप 4,000 रुपये के ऊपर मत लीजिए। द मैक्सिमम कैपिंग इज 4,000। अब 4,000 में इंक्लूडेड क्या क्या है? 4,000 में इंक्लूडेड डॉक्टर की सर्विसेज, सिस्टर की सर्विसेज, रूम चार्जेस, इवन मेडिसिन, एक्सरे, ईसीजी और नॉर्मल जो जांचें होती है खून की, वो ये सब कुछ इंक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड क्या है? एक्सक्लूडेड जो है, जो इसमें नहीं आता, वो है सीटी स्कैन। अगर कोई हायर एंटीबायोटिक लगती है जो कि काफ़ी महंगी है और वो देना ज़रूरी है तो वो, और अगर कोई दवाखाना किसी बाहर के डॉक्टर को बुलाकर, जो कि डॉक्टर उस दवाखाने का नहीं है, बाहर के डॉक्टर को बुलाकर आपकी जांच करवाता है तो उसकी फीस। ये चीज़ें, एक पीपीई किट, ये 2-4 चीज़ें उसमें एक्सक्लूडेड है। डिटेल्स मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ, आप जाके देख लेंगे, आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। इतने सारे डिटेल्स मुझे वीडियो पे बताना संभव नहीं है, इसलिए मैं लिंक दे रहा हूँ। अगर वार्ड में पेशेंट एडमिट होता है तो 4,000 रुपये इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड मैं आपको बता चुका हूँ। पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है तो 7,500 रुपये। इसमें दवाइयाँ आ गई, आईसीयू का खर्चा आ गया, डॉक्टर की फीस आ गई, ऑक्सीजन आ गया, ईसीजी एक्सरे तो आ ही गए, इसे पहले बताया था। यानी पहले जो लिस्ट में इंक्लूडेड वो सब इंक्लूडेड आ गया, एक्सक्लूडेड है वो सारा एक्सक्लूडेड आ गया, एक सेंट्रल लाइन जो है वो एक्सक्लूडेड आ गया। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है आईसीयू में तो 9,000 रुपये पर डे।
ये सरकार ने लिस्ट जारी की है कि आप इतने ही पैसे ले, इसके ऊपर पैसे पर डे कोरोना पेशेंट से ना ले। आपको जो एक्सक्लूजन लिस्ट में चीज़ें हैं उसके आप पैसे लेते हैं, उसके बारे में भी सरकार ने निर्देश दिए कि उस पे भी आपकी जो प्रोक्यूरमेंट वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर पीपी किट में 1000 रुपए की खरीदता हो तो आप सिर्फ 10% एक्स्ट्रा उस पर लेंगे, उसके ऊपर आप नहीं लेंगे। यानी 1000 रुपए की चीज आप 1100 रुपए में बेच सकेंगे, उसके ऊपर आप नहीं लेंगे। ये सरकार के निर्देश है। इसी तरीके से सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि ये जो रेट लिस्ट है वो आपके अस्पताल में प्रोमिनेंट जगह पर आप डिस्प्ले करें, जिस वजह से पेशेंट जब एडमिट होता है तो वो ये रेट लिस्ट देखकर एडमिट हो। इतना सब कुछ सरकार ने कर दिया। अब अस्पताल वालों का ये कहना था कि ये रेट्स हमें पुराते नहीं, तो सरकार ने उसमें एक प्रोविजन रखा। सरकार ने कहा कि आपके सिर्फ 80% बेड हमें दीजिए इस रेट के हिसाब से, बचे हुए 20% रेट आप आपके हिसाब से कीजिए, जो आपके चार्जेस है उसके हिसाब से लीजिए। लेकिन चार्जेस वो जो दिसंबर 2019 के थे, ऐसा ना हो कि कोरोना आया और आपने चार्जेस बढ़ा दिए। तो 2019 के दिसंबर के जो आपके टेबल रेट्स थे, जो आपके रैक रेट्स थे, उस रेट्स के हिसाब से आप चार्जेस ले और 20% बेड आप उसके हिसाब से चलाए और 80% बेड आप हमारे हिसाब से चलाए। बात तो बिल्कुल जायज़ है। ना सरकार ने अस्पताल वालों का नुकसान किया, ना पेशेंट के साथ कोई नाइंसाफी हुई। अब इसके बाद भी ये कंप्लेंट्स क्यों उठ रही है? अगर इसके बाद भी ये कंप्लेंट्स उठ रही है और सरकार उस पर एक्शन ले रही है, तो कहीं ना कहीं मैं इस एक्शन को जायज़ बताता हूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कॉल सेंटर नंबर 1075 है, 1075। ये हमारे नेशनल इमरजेंसी कोरोना कॉल सेंटर का नंबर है। मैंने खुद पर्सनली फ़ोन करके चेक किया है, ये नंबर 24/7 काम करता है। आप इस पे जैसे ही फ़ोन करेंगे और आपका लोकेशन बताएंगे, आपकी सिटी बताएंगे, वो आपको आपकी सिटी का कॉल सेंटर नंबर दे देंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही रहा हूँ। मेरे फेसबुक पेज पे भी मैं ये सब चीज़ें डाल रहा हूँ, ताकि आप चाहो तो आप वहाँ पे जाकर देख सको कि आपके स्टेट का कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। अब हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि अगर हमारे में से किसी को कोरोना पेशेंट किसी अस्पताल में एडमिट कराना है, तो हम उस अस्पताल में जाकर पहले से देख ले कि वहाँ के सरकारी रेट्स क्या है। हम डॉक्टर से मिलकर एक रफ एस्टिमेट लिखित में ले ले कि आप बताइए कि सरकारी रेट के हिसाब से हमें क्या खर्चा आएगा। आप उनसे ये पूछ ले कि ये पेशेंट आप 80% कैटेगरी में एडमिट कर रहे हो, जो सरकारी रेट है, कि 20% में एडमिट कर रहे हो। जब आप इतना कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि मुझे इतना खर्चा लगने वाला है। जब आप इतनी बात करोगे तो अस्पताल प्रशासन भी आपसे ओवर चार्जिंग करने से घबराएगा, आपका इलाज भी हो जाएगा और जो आज मतभेद हो रहे हैं ये मतभेद भी नहीं होंगे। आखिर अस्पताल की ज़रूरत आम जनता को है, और अगर आम जनता ही नहीं रही तो अस्पताल किस काम के? जितना ज़रूरत भक्तों को भगवान की होती है, उतनी ही ज़रूरत भगवान को भी भक्तों की होती है। अगर हम डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं आएंगे तो हमारी डॉक्टरी किस काम की? लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स अच्छी नहीं। ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। अगर दोनों पक्ष क्लियर रहे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी, और जो आज एलिगेशंस लग रहे हैं अस्पताल पे वो भी नहीं होंगे, और अस्पताल भी ओवर चार्जिंग से बचेंगे। आज के सफर में इतना ही। सारी इंफॉर्मेशंस आप तक इमरजेंसी में पहुंचाने का उद्देश्य यही था कि आप स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, आपसे कहीं पर भी कोई ओवर चार्जिंग ना लिया जाए, और मेरे डॉक्टर मित्र और अस्पताल भी किसी से ओवर चार्जिंग ना करे। सरकार ने जो निर्देश दिए उसका पालन हो। मुझे लगता है वीडियो अगर यूज़फुल है तो लाइक तो बनता है और सब्सक्रिप्शन भी बनता है, और भी वीडियो जारी करते रहूँगा। आपका प्यार ऐसा ही बरकरार रखिए। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसमें रेट्स, कॉल सेंटर के इमरजेंसी नंबर्स और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के वेब लिंक्स मैं डाल रहा हूँ।
ताकि आपको कुछ भी लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर वो लिंक से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं।